सा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है। एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है 3446। इसके लिए एग्रीकल्चर की क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हैं, चल रही हैं। एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की भी जो है वैकेंसी जो है आ चुकी है और उसका पेपर होने वाला है। आज मैं आपको सस्य विज्ञान के अंतर्गत जो है सारे प्रश्न आपको, सारे फैक्ट आपको बताऊंगा, प्लस मृदा मृदा से संबंधित चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको लिखना है, याद करना है। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। बिल्कुल, आज सस्य विज्ञान खत्म होगी। इससे पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पे मिल जाएगी। मेरे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, देखिए, चलिए आइए। सस्य विज्ञान को सस्य विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रोत्साहन कब मिला? 1908 में। आंदोलन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना होने के बाद मिला। ठीक है, मतलब सस्य विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रोत्साहन 1908 में आंदोलन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना होने के बाद मिला। ठीक है, आगे देखिए। सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में 20वीं शताब्दी में स्थान मिला। इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। देखिए, वे सभी फसलें जिनमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है कृषित फसलें कहलाती हैं, जैसे आलू, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, तंबाकू आदि। जिन फसलों को उगाते समय जिन फसलों को उगाते समय जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिन फसलों को उगाते समय जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें आकर्षित फसलें, नॉन एरेबल क्रॉप्स कहते हैं, जैसे लोबिया, चना आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मक्का, सरसों, अरंडी, अरहर आदि मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। मूंग, लोबिया, जौ, गेहूं आदि मृदा कटाव को कम करने वाली फसलें हैं। मतलब मृदा कटाव को जो है बढ़ाने वाली फसलें कौन सी हैं और मृदा कटाव को कम करने वाली फसलें कौन सी हैं, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जूट, तंबाकू, कपास, गन्ना, आलू आदि नगदी फसलें हैं। ठीक है, गेहूं, जौ, धान, आलू, तुरिया, प्याज आदि उथली जड़ वाली फसलें हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कपास, अरहर, गन्ना, कुसुम, लुशन, चुकंदर, ज्वार, मक्का गहरी जड़ वाली फसलें हैं। धान, जौ, बरसीम, मटर, ढैंचा उर्वर भूमियों वाली फसलें हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सरसों, आलू आदि अम्लीय भूमि की फसलें हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें कौन सी हैं, मृदा कटाव को कम करने वाली फसलें कौन सी हैं। ठीक है, नगदी फसलें कौन सी हैं, उथली जड़ वाली फसलें कौन सी हैं, गहरी जड़ वाली फसलें कौन सी हैं, उर्वर भूमियों वाली फसलें कौन सी हैं और अम्लीय भूमि वाली फसलें कौन सी हैं, इनको आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, किसान को किसान को साधारणतया प्रमाणित बीज दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, आगे।
जहां वर्षा 500 मिमी से कम होती है उस स्थान को शुष्क भूमि कहते हैं। उत्तर प्रदेश में खेती अयोग्य भूमि 3.98% है। हाँ, कुछ कम ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल वनों का 7.68% भाग है। ये भी इधर उधर हो सकता है कुछ। अद्यतन सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 19.52% है। ठीक है। तीन लाइन बोकर तीन लाइन बोकर एक लाइन खाली छोड़ने की बुआई की विधि को बॉर्डर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बॉर्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जूट, फ्लेक्स, सनाई का रेशा रेटिंग विधि से निकालते हैं। यह विधि एक भौतिक प्रतिक्रिया है। आगे देखिए। बीज की बुआई का उचित समय दोपहर के बाद का होता है। दोपहर के बाद का होता है। मक्का ऐसा नहीं कि जब सुबह पाए तो सुबह बिल्कुल बोए चालू कर दो, तो फर्क जरूर पड़ेगा। अगर दोपहर के बाद बोगे और सुबह बोगे तो अंतर जरूर रहेगा कुछ ना कुछ उपजाऊ में। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। देखिए, मक्का गेहूं की फसल चक्र क्षमता 200% होती है। अब देखिए, ये फसल चक्र क्षमता ये 200% होती है। कितनी? 200% होती है। ठीक है। और धान, बरसीम धान, गेहूं की फसल चक्र क्षमता 200% होती है। ठीक। अब फसल चक्र संघनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमने इस पे जो है चर्चा की है। फसल चक्र संघनता ये कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको बताऊंगा कि फसल चक्र संघनता कैसे निकाला जाता है। इसको अभी आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, फसल चक्र संघनता कैसे निकाला जाता है, ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बहुत आता है ये प्रश्न, एक ना एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, एक ना एक प्रश्न मेरे बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक। चलिए आइए देखते हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फसल चक्र गहनता, जिसे हम क्या कहते हैं? फसल चक्र गहनता को कहते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक। अब देखो क्या होता है। ये फसल चक्र गहनता फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष का अनुपात है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। हरी खाद की फसल को संघनता निकालते समय फसल में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसकी गणना निम्न सूत्र से करते हैं। अब देखिए, जो फसल चक्र संघनता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं लिख के आपको बताता हूं। जो इसका फार्मूला होता है फसल चक्र संघनता का, ठीक है, फसल चक्र सघनता का फार्मूला देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष, फसल चक्र के वर्ष, ठीक है, इंटू 100 इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए, सीधे सीधे ये फसल चक्र की संगणना का फार्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, ये फसल चक्र संगणना फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100। अब कुछ महत्वपूर्ण संगणनाओं के फसल चक्र हैं, महत्वपूर्ण संगणनाओं के फसल चक्र हैं। देखो 100%, मतलब कपास और गेहूं की
जो फसल चक्र संगणना है वो 100% है। इसको कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है, फसल चक्र में फसलों की संख्या। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है? एक है और दो है, तो दो फसल हो गई, तो दो ऊपर बटे, ठीक। फसल चक्र के वर्ष, ठीक। अब देखिए, 2 वर्ष फसल चक्र के, एक इसका वर्ष एक इसका वर्ष, ठीक है। ध्यान रखना ये 2 वर्ष हो गया, तो ये 2 गुणे 100, ठीक है। तो 200 बटे ये 100, 200 बटे 2 हो गया, तो इसको आप भाग देंगे तो 100% आ जाएगी, ठीक। ये आपकी 100%। ये होता है कि रबी की फसल में और खरीफ की फसल में कौन कौन सी मतलब फसलें उगाई जाती हैं, कितना रोटेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी 100% है। कोई हम बड़ा ले रहे हैं, उसका निकालते हैं, ठीक है। बड़ा, अब देखिए ज्वार, ये ज्वार है, ये ग्वार है, ये चना है, ये बाजरा है, ये मसूर है, ठीक। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू कितने हैं वर्ष? 2 गुणे 100 बराबर ये 500 बटे 2, इसको काटोगे तो आएगा 250%। तो ये आपका 250%। सेम ऐसे ही आपको फसल चक्र संगणना आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी फसल चक्र संगणना दी गई है, इन्हीं में से आपका आएगा एक क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। कपास मटर गेहूं की कितनी है? 150 है। कपास मेथी गन्ना पेड़ी की है 133.33%, 33%। कपास मेथी गन्ना ज्वार गेहूं की है 166.67%। मक्का गेहूं की 200% है, और मक्का आलू तंबाकू की 300 है। धान तुरिया गेहूं लोबिया की 400 है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए हम जहां पे थे वहां आते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लिखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। सोलेनम नाइग्रम मकोई का वैज्ञानिक नाम है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनम, सोलेनम और नाइग्रम। नाइग्रम किसका है? ये वैज्ञानिक नाम मकोई का। इसको भी आप लोग याद करना। लटजीरा कंपोजिटी परिवार का पौधा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ट्राइसिम अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1979 में शुरू किया गया था, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम सितंबर 1982 में शुरू किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देख लो, देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया। ये डेट आप जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष फरवरी 1984 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, फोर्थ में जो है हरित क्रांति, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पौधों की पत्तियों देख लीजिए। पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं। पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली रेशे की प्रमुख फसल कपास है। क्या है? कपास, ठीक है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का मापक है। पौधों की वृद्धि का मापक क्या है? केस्कोग्राफ है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई, 1963 में की गई राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में है। खरीफ फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम 25 से 31 डिग्री सेल्सियस है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। आपको बस मेहनत करके इनको पढ़ना है, याद करना है, ताकि कोई भी एग्जाम आए एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सस्य विज्ञान के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपको मृदा के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपको मृदा के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक, देखिए इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, स्टडी विद नीरज। देखिए, रबी फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम 21 से 31 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। बिना मृदा के पौधों की खेती अर्थात जल खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेवरही देवरिया में स्थित है। कहां? सेवरही देवरिया में स्थित है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है, सब लोग जानते हैं। देखिए, कुफरी बहार, ठीक है, आलू की जो प्रजातियां हैं हम उनकी बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। ठीक, क्या है? कुफरी बहार एवं कुफरो चमत्कार आलू की सफेद छिलके की प्रजातियां हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको जरूर जरूर याद करना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कुफरी सीतमान आलू की पाला अवरोधी प्रजाति है। बहुत सही। मुख्य फसल के लिए आलू की कुफरी सिंदूरी, मुख्य फसल के लिए आलू की कुफरी सिंदूरी प्रजाति सर्वोत्तम है, जिसे C140 के नाम से हम जानते हैं। आलू में पछैती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी द्वारा होता है। देख लो, आलू में जो पछैती झुलसा है रोग किसके नामक फफूंदी के कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी द्वारा लगता है। धान की खड़ी फसल में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, धान की खड़ी फसल में बरसीम की बुआई करने को उत्तेरा कल्टीवेशन कहते हैं। क्या? उत्तेरा कल्टीवेशन कहते हैं। आगे देखिए, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश व उड़ीसा है। मतलब पहले स्थान पर एमपी है और दूसरे स्थान पर यूपी है और फिर वह तीसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी लेना है, 3446 में एक नौकरी आपको लेना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे जो है मेरे बच्चों आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। और अगर आपको एजीटीए बनना है तो आपको स्टडी विद नीरज सर चैनल के साथ आना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश फसलों के लिए प्रायः भूमि का उपयुक्त पीएच मान, फसलों के लिए जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, 7.5 होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक पौधे उत्पादन है, प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक पौधे उत्पादन है जिसे लेंटेक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नोफेड एक कृषि सहकारी विपणन संस्था है। भीमा S4 कुसुम की प्रजाति है। बीज की सुसुप्तावस्था को जिब्रेलिन एसिड, बीज की सुसुप्ता अवस्था को जिब्रेलिन एसिड नामक हार्मोन द्वारा तोड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, C3 पौधे, C3 और C4 पौधे कई बार मैंने जो है आपको बताया है, कई बार मैंने जो है इस पे क्वेश्चन हल करवाया है।
अब यहां भी देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बराबर बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, बराबर बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए C3 पौधे कौन से हैं? वे पौधे जिनमें जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण दर दोनों ही कम हो, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन अधिक हो, अर्थात दिन के प्रकाश में भी श्वसन व प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो, जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, सरसों, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग। C4 पौधे क्या हैं? ठीक, देखिए C4 पौधे क्या हैं? C4 पौधे वे पौधे जिनमें WUV एवं फोटो सिंथेटिक रेट अधिक हो, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन कम हो, जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई आदि। भारत में समस्त कृषि फसलों का 1/10 भाग तिलहन का है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। ये रामबाण है, ये सोच लो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है, इतना आप ध्यान रखना। सेशन को जरूर आप लोग जो है अपने दोस्तों में जो है शेयर करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। अगर आप अपना प्यार इस वीडियो को नहीं देंगे तो मैं आगे से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। देखिए, भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान क्रमशः द्वितीय व तृतीय है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लगभग 33% भाग कृषि से प्राप्त होता है। आलू को उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। ठीक है, पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम के जीवाणु वायुमंडल से नत्रजन पदार्थ को ग्रहण कर अपने अंदर जमा करते हैं। बिल्कुल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर 10 किग्रा बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होता है। BHC चूर्ण का निर्माण 1958 में हुआ था। जल भरे खेतों में विनाइट्रीकरण अधिक होता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य असम है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चाय पैदा करने वाला प्रथम देश भारत है। ठीक, ये कुछ फैक्ट जो हैं थोड़ा पीछे के हैं, इसलिए कुछ अदला बदली हो सकती है, उसको आप जो है देख लेना। ठीक है, परेशान ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में मौसम की भविष्यवाणी पूना से की जाती है। आज ऐसा मौसम रहेगा, कल ऐसा मौसम रहेगा, जो बिल्कुल इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकलती है पूना से। मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय अनुसंधानशाला दिल्ली में है। सारे प्रश्न बच्चों ये आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल रटना है। अगर सारे के सारे आपको एग्रीकल्चर के प्रश्न सही करना है तो बिल्कुल रटना है। ये एग्रीकल्चर जो मैं करा रहा हूं, जितने वीडियो हर एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एजीटी शुगर केन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। MP कृषि विस्तार अधिकारी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आलू, सरसों, चना, मटर, अरहर पाला के लिए संवेदनशील फसलें। चपल बादल पृथ्वी से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सही है। जलद पटल बादल पृथ्वी से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय भूगोल परिषद वाराणसी ने 1971 में वर्षा व तापमान के अनुसार भारत को 10 जलवायु प्रदेशों में
विभक्त किया है। ठीक। भारतीय वेधशालाओं में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग 8:30 पर, 8.30 पर तथा शाम को 5.30 पर ली जाती है। वेधशालाओं में अधिकतम तापक्रम दिन का 2 बजे नोट किया जाता है। समय जरूर ध्यान रखना। ये एनीमोमीटर यंत्र द्वारा वायु का वेग नापा जाता है। वायु का वेग नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे बच्चों, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। देखिए देखिए आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। कोई ऐसा आप यूट्यूब चैनल बताइए जो एग्रीकल्चर के लिए, एजीटीए के लिए आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराता हो। मात्र सिर्फ स्टडी विद नीरज सर चैनल आपके साथ लगा हुआ है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। देखिए, किसी स्थान की ऊंचाई नापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 76 सेमी होती है। ठीक है। बैरोमीटर के शीघ्रता से उतार देने पर तूफानी मौसम होने का पता चलता है। ठीक है, मतलब बैरोमीटर अगर नीचे नीचे जा रहा तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि तूफानी मौसम आने वाला है। ठीक। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल पंखाकृति बादल होते हैं। ठीक। भाप से लदी हुई हवाएं जो एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। अप्रैल मई में वायुमंडल में आर्द्रता होने पर खरबूजे की फसल अधिक नुकसान होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.084% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.97% होती है। जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना। स्टीवेंसन स्क्रीन का प्रयोग वायुमंडल का तापक्रम ज्ञात करने के लिए करते हैं। भारत में वर्षा की मात्रा प्रायः साइमनस वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापते हैं। वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर स्तर का तापक्रम एक समान रहता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पंखाकृति बादल द्वारा प्रायः वर्षा नहीं होती है, जो सबसे ऊपर बनते हैं। भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। ठीक। विषुवत रेखा के समीप के स्थान गर्म व दूर, और मतलब जो विषुवत रेखा है इसके जो समीप स्थान होंगे मेरे बच्चों, ये गर्म होंगे। ठीक है, गर्म। व जो दूर के जो ऊपर के स्थान होंगे ये क्या होंगे, ये ठंडे होंगे, क्योंकि यहाँ बर्फ रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। देखिए, उत्तर की तरफ से चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं। ठीक है, ठीक है। ठंडी क्यों होंगी? ये उत्तर है, इधर से हवाएं भैया चलेंगी तो इधर बर्फ से आएंगी, ऊपर से तो ठंडी होंगी, और विषुवत रेखा से चलेंगी तो गर्म होंगी। ठीक। नीचे से हवाएं आएंगी तो ठंडी होंगी। समुद्र के निकट स्थानों पर जलवायु समान होती है, सम होती है। पहाड़ों के समीपवर्ती प्रदेश ठंडे होते हैं। घने जंगल वाले प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता जाता है। वायुमंडल में नमी होने पर वायुदाब बढ़ जाता है। शुष्क वातावरण का वायुदाब कम हो जाता है। सर्दी के मौसम में गर्मी की अपेक्षा वायुदाब कुछ अधिक रहता है। भारत मौसम विज्ञान के 5 क्षेत्रों में बटा है, जिसके प्रधान कार्यालय दिल्ली, नागपुर, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय पुणे में है। कहाँ है मेरे बच्चों? पुणे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। इसको भी जो है हम देखते हैं। ठीक। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें बच्चों। फसलों का जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, फसलों का मेरे बच्चों वर्गीकरण किया गया है।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, 4-5 भागों में जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। हम पहले 2 भाग जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, भारत की महत्वपूर्ण फसलों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिनमें मुख्य आधार निम्न है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये सबको पता है। खरीफ की फसल क्या होती है? इस वर्ग की फसलों को बोते समय अधिक तापक्रम, आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, बाजरा, लोबिया, गन्ना, तिल, सोयाबीन, अरंडी, कपास, अरहर, सनई, ज्वार। रबी की फसल देखिए, इस वर्ग की फसलों को बोते समय कम तापक्रम, आर्द्रता, पकते समय शुष्क व गर्म वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। अक्टूबर नवंबर में इनको बोने के लिए उपयुक्त वातावरण होता है, जैसे जौ, गेहूं, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, लाही, आलू, तमाकू, चुकंदर आदि। अब जायद फसलें तो आपको पता है कौन सी होती हैं। इस वर्ग की फसलों को अधिक तापक्रम, कम आर्द्रता को सहने की क्षमता होती है। ये मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, मूंग, कद्दू, लौकी, तुरई। ठीक, अब ये तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, ये तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हो गया। ठीक, अब जो है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसलें। देखिए, इस वर्ग के पौधे अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं, वो 1 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि ये 1 वर्ष में पूरा करते हैं। द्विवर्षीय, इस वर्ग के पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वनस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में फूल और बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे चुकंदर, प्याज, पात गोभी, मूली, गाजर आदि। बहुवर्षीय में देखिए, इस वर्ष के पौधे अनेक वर्षों तक फल व बीज देने के बाद भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं। इस प्रकार के पौधों को बहुमुखी पौधे भी कहते हैं, जैसे लहसुन, हाथी घास, गन्ना, शकरकंद, लहसुन, नेपियर आदि। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी सस्य विज्ञान की। इससे आपको फंसेगा जरूर, एक आधा प्रश्न 100% रखे होंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। और एक चीज आप और ध्यान रखना, अगर आप जो है मेरे बच्चों इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद एक चीज और बता दें, अगर एमपी कृषि विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा इसका सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद नीरज सर पर सारी पीडीएफ हमने भेज दी हैं। आप वहां पर जाइए, सारी डाउनलोड करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप विजय पथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो आप जो है स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी विद नीरज सर ऐप को आप डाउनलोड करिए और वहां पे सारी जानकारी दी गई है। इस समय 749 में सारा कोर्स है मेरे बच्चों, सब कुछ आपको वहां दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप जो है करिए। और आपको एक चीज बता दें, एजीटीए में मैं आपको नौकरी दिला के रहूंगा, आप लगे रहिए। और एक चीज और है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, जिससे सारे वीडियो आपके पास आए और आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।